नमस्कार। आज हम लखनऊ में जो एक चौंकाने वाला साइबर फ्रॉड मामला सामने आया है उसकी तह तक जा रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी ठगी नहीं है, बल्कि एक आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जाल है जिसके तार सीधे चीन तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हाल की रिपोर्ट्स और जो उत्तर प्रदेश साइबर क्राइम सेल है उनसे मिली जानकारी पर आधारित है। हाँ, तो हमारा इरादा है कि इस पूरे खेल को समझे, मतलब ये गिरोह आखिर काम कैसे कर रहा था, कौन लोग थे इसके पीछे, और सबसे जरूरी हम सब के लिए इसमें क्या सबक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मतलब तरीका क्या था इनका? देखिए, गिरोह ने क्या किया कि बाइनेंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो बूम, ट्रेड मैक्स ऐसे कुछ आकर्षक से नाम इस्तेमाल करके नकली ट्रेडिंग वेबसाइट और ऐप बनाए। अच्छा, फैंसी नाम वाले ऐप्स। हाँ बिल्कुल। फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इन सब पर मैसेज फैलाएं। सीधे साधे लुभावने मैसेज जैसे पैसे डबल करो या 1 लाख लगाओ 2 लाख पाओ। ये तो सुना हुआ लगता है, आम ऑनलाइन लालच जैसा। हाँ, पहली नजर में तो वैसा ही लगता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ये सिर्फ स्क्रीन के पीछे का खेल नहीं था। अच्छा। इसमें बाकायदा स्थानीय एजेंट्स को भर्ती किया गया, उन्हें अच्छे कमीशन का लालच दिया गया। ओह, यानी जमीन पर भी लोग थे। बिल्कुल। और इन्हीं लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल होता था लोगों से पैसा जमा करवाने के लिए। फिर वो पैसा हवाला के जरिए फौरन चीन या दुबई भेज दिया जाता था। फौरन? हाँ, और चालाकी ये थी कि शुरू में निवेशकों को थोड़ा बहुत मुनाफा दिखाते थे ताकि भरोसा बन जाए, और जैसे ही भरोसा बना और शायद बड़ा अमाउंट आया, बस वेबसाइट बंद या लॉगिन ब्लॉक। अरे बाप रे। तो मतलब पहले विश्वास जीतो फिर गायब हो जाओ। और पुलिस ने क्या किया फिर? लखनऊ साइबर सेल ने तेजी दिखाई इसमें। उन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 8 लोग? हाँ, 5 पुरुष और 3 महिलाएं हैं जिनकी उम्र 21 से 35 साल के बीच है, और उनके पास से करीब 1,75,00,000 रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप मिले हैं। और भी कुछ मिला? हाँ, यही तो चौंकाने वाली बात है। फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड्स, ये सब भी बरामद हुआ है। और एक पॉश इलाके में बाकायदा कॉल सेंटर चल रहा था किराए पर लेकर, वो भी पकड़ा गया। बाप रे, पूरा सेटअप बना रखा था। तो ये 8 गिरफ्तारियां, ये तो बड़ी कामयाबी है फिर। देखिए, कामयाबी तो है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये जो पकड़े गए लोग हैं ना, ये भारत में से जमीनी काम देख रहे थे, जिसे हम कह सकते हैं फ्रंट एंड ऑपरेशन। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मोहरे थे। हाँ, एक तरह से असली जो मास्टरमाइंड्स हैं, जैसा कि जांच में लग रहा है, वो तो चीन, दुबई, नेपाल, मलेशिया इन जगहों पर बैठे हैं। तो ये गिरफ्तारियां अहम हैं, पर ये लोग तो बस खेल के छोटे हिस्से थे। असली दिमाग तो बाहर बैठा है, और उन तक पहुंचना वो असली चुनौती है, खासकर जब वो दूसरे देशों में हो। तो फिर इनको निर्देश कैसे मिलते थे, मतलब विदेश से? ये पूरा सिस्टम कैसे जुड़ा हुआ था? ये भी काफी दिलचस्प है। जांच में ये पता चला है कि सारे निर्देश, सारे इंस्ट्रक्शंस टेलीग्राम पर आते थे। टेलीग्राम पर? हाँ, और वो भी मैंडरिन भाषा में। मैंडरिन में? तो ये तो साफ इशारा है कि कंट्रोल सीधे चीन से था। बिल्कुल। और शायद स्थानीय पुलिस की नजर से बचने का भी तरीका था ये। पैसा जैसे ही इनके खातों में आता था, उसे फौरन USDT टेथर कॉइन, जो एक तरह का डिजिटल डॉलर है, या फिर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। क्रिप्टो में? क्यों? ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। ये क्रिप्टो फिर ऑफशोर वॉलेट्स में भेज दी जाती थी, मतलब ऐसे डिजिटल खाते जिनका नियंत्रण भारत के बाहर होता है। तो पैसे का पीछा करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समझ गया। यानी पैसा फौरन देश से बाहर और ट्रैक करना भी मुश्किल। बहुत शातिर। हाँ, और ये नहीं, फर्जी पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ढेरों बैंक खाते खोले गए। 50 से ज्यादा सिम कार्ड्स, वो भी फर्जी आईडी पर खरीदे गए। 50 से ज्यादा सिम? जी। और कुछ फंड्स के बारे में तो ये भी शक है कि वो डार्क वेब, इंटरनेट का वो छुपा हुआ हिस्सा जहाँ गैर कानूनी काम होते हैं, वहाँ अवैध सेवाओं के लिए इस्तेमाल हुए हैं। डार्क वेब तक? ये तो वाकई बहुत ही संगठित और तकनीकी रूप से जटिल ऑपरेशन लगता है। क्रिप्टो और डार्क वेब का इस्तेमाल इसे हमारी जो पारंपरिक धोखाधड़ी की समझ है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस ठगी का पैमाना कितना बड़ा था, मतलब कितना नुकसान हुआ लोगों का, कोई अंदाजा है? जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक ये गिरोह अब तक कम से कम 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। 10 करोड़? हाँ, और शिकार सिर्फ
लखनऊ या उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र यहाँ तक फैले हैं। करीब 400 से ज्यादा लोग इसका शिकार बन चुके हैं। 400 से ज्यादा लोग। और अंदाजा ये है कि ये लोग हर महीने औसतन 50-60 लाख की ठगी कर रहे थे। 50 से 60 लाख हर महीने, ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। ये सिर्फ पैसों में नुकसान नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि साइबर अपराधी कितनी आसानी से और कितनी बड़ी संख्या में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, वो भी तकनीक का फायदा उठाकर। ये सिर्फ एक वित्तीय अपराध नहीं है, ये लोगों के भरोसे पर हमला है और हमारी डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर है सरकार और पुलिस भी इसे गंभीरता से ले रही होगी। कुछ एक्शन लिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, यूपी पुलिस और केंद्र सरकार मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इसे ऑपरेशन क्लीन क्लिक नाम दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन क्लिक? जी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU, जो वित्तीय लेन देन पर नजर रखती है, और RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी जांच में शामिल है। कई सारे बैंक खाते फ्रीज भी कर दिए गए हैं। और आम लोगों के लिए क्या सलाह है, कैसे बचें इस तरह के फ्रॉड से? देखिए, साइबर सेल की सीधी सी अपील है, जल्दी अमीर बनने या पैसे डबल करने के किसी भी झांसे में बिल्कुल ना आए। हाँ, ये लालच ही फंसाता है। बिल्कुल, कोई भी अनजान ट्रेडिंग ऐप या क्रिप्टो स्कीम अगर दिखे तो उसमें पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचें, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करें। अगर कोई संदिग्ध मैसेज या कॉल आता है तो हिचकिचाए नहीं, तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। cybercrime.gov.in, ये जरूरी है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, अपनी बैंक डिटेल्स या आधार डिटेल्स किसी भी अजनबी के साथ कभी भी साझा न करें, चाहे वो कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि लखनऊ का ये मामला सिर्फ एक शहर की घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है। और ये जो पारंपरिक OTP फ्रॉड या फर्जी कॉल वाले फ्रॉड होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। बिल्कुल, ये हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, ये जितनी संभावनाएं लेकर आती है, उतने ही खतरे भी साथ लाती है। तकनीक का गलत इस्तेमाल और साथ में इंसान का लालच, ये दोनों मिलकर इन रैकेट्स को पनपने का मौका दे रहे हैं। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल क्या रह जाता है हमारे सोचने के लिए? एक अहम सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि जैसे जैसे वित्तीय तकनीक जैसे क्रिप्टो और हमारे बातचीत के तरीके जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स, ये सब विकसित हो रहे हैं, क्या हमारी जागरूकता और हमारे सुरक्षा के उपाय उसी रफ्तार से आगे बढ़ पा रहे हैं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, भविष्य में इस तरह के जो बढ़ते हुए साइबर हमले हैं, उनसे खुद को और अपने समाज को बचाने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक मतलब सरकारी स्तर पर और क्या कदम उठाने की जरूरत होगी, ये सोचने वाली बात है।